अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने जिस तरह क्लास में प्रोकैरियोट्स को उसकी स्टार्ट लिया था हमने वो दोबारा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट से। देखिए, प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कुछ करेक्टर्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं यूकैरियोट्स से। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक तो ये बात है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें एब्सेंट है। मीन न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है। एक ये करेक्टर इसको डिफरेंशिएट करता है यूकैरियोट से। दूसरा जो करेक्टर वो ये है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसमें वो ऑर्गेनेलीज जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये जो ऑर्गेनेलीज है ये इसमें क्या है, ये एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ये क्या है, ये एब्सेंट है, मतलब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तीसरा करेक्टर जो इसको डिफरेंशिएट करता है वो ये है, इसमें बहुत सारे करेक्टर इसको डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन कुछ जो करेक्टर इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारे पास इसमें मौजूद है। अब इसके अलावा इसमें कुछ करेक्टर्स लाइक, एक इसमें राइबोसोम का जो साइज़ है प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम 70s है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s होता है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है। ये कुछ करेक्टर्स जो होते हैं ये इसको डिफरेंशिएट करता है यूकैरियोट से। और भी बहुत सारे करेक्टर्स जो है वो इसके बाद इसके जब हम बैक्टीरिया के करेक्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें वो करेक्टर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, प्रोकैरियोट्स सबसे एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोस्ट एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट है, ये आपने याद रखना है। और बिकॉज एक तो मोस्ट एबंडेंट है, और जो यूकैरियोट की जो लाइफ है वो प्रोकैरियोट पे डिपेंडेंट है। लाइफ ऑफ प्रो यूकैरियोट्स दे डिपेंड ऑन प्रोकैरियोट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोकैरियोट जो है होते हैं एक तो वो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है, मतलब बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन से दोबारा न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग होती है, न्यूट्रेंट दोबारा रिसाइकल होते हैं, इन्वायरमेंट को वापस न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। तो उस वो न्यूट्रेंट दोबारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स, मतलब और दोबारा एक चेन के फॉर्म में ये साइकिल कंटिन्यू होता है। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास प्रोकैरियोट जो है उसका एक दूसरा फंक्शन ये भी है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो इनर्ट फॉर्म में है, N2 फॉर्म में है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन जो होता है वो फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करके प्रोटीन की सिंथेसिस में, डीएनए की सिंथेसिस में, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो इनर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको NO2 या NO3 में या एमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं कौन, प्रोकैरियोट्स। तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सिर्फ प्रोकैरियोट पर डिपेंडेंट है, अदरवाइज फिर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हमारे पास एक और काम ये भी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, और वो हमारे पास जो प्रोकैरियोट है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अदरवाइज बैक्टीरिया जो फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो सल्फर रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, जो वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, वो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको कहते हैं साइन और बैक्टीरिया, वो करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन, मतलब इसकी ये कुछ पॉइंट्स प्रोकैरियोट्स के लिहाज से हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट जो है इसकी अगर हम टैक्सोनॉमी की तरफ आ जाए, इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाए, तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से
हमारे पास प्रोकैरियोट। देखिए प्रोकैरियोट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब इसकी जो डिस्कवरी थी सबसे पहले, ये आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट को सबसे पहले मतलब जो सबसे पहला माइक्रोब था वो एंटन वॉन लीवनहोक ने डिस्कवर किया था। ही वाज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट माइक्रोब इन 1674 में। इन्हें सबसे पहले माइक्रोब डिस्कवर किया था रेन वाटर में, ठीक है, और उसको नाम दे दिया एनिमलक्यूल। मतलब सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था, माइक्रोब्स था, वो एनिमलक्यूल का नाम उन्होंने दिया था। ये सबसे पहला माइक्रोब था जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। एंटन वॉन लीeuwenhoek, ही वाज अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, जब ये डिस्कवर्ड हो गया तो उसके बाद इसकी मतलब क्लासिफिकेशन इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद देखिए जो प्रोकैरियोट की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, पहले जो क्लासिफिकेशन थी फॉर एग्जांपल टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो लीनियस ने प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट जो था वो एक्चुअली एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि दो किंगडम में सिर्फ दो क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो किंगडम थे, एक एनिमेलिया तो एक प्लांट ही था। तो एनिमेलिया में इसको इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था 1861 में, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन हॉग। इन्होंने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए एक किंगडम प्रपोज किया। इट वाज कॉल्ड एज अ किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। मतलब जॉन हॉग जो था, जॉन हॉग इन 1861 जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम उसको इंक्लूड किया गया था किसमें, किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा, प्रोटोटॉक्टिस्टा या प्रोटिस्टा जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद 1866 में हैकल ने 1866 में हैकल ने एक काम किया। उन्होंने ये काम किया हैकल ने कि जितनी भी ये जो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा है इसकी ग्रुप सब ग्रुप बनाया मोनेरा। इस प्रोटोटिस्टा का एक सब ग्रुप बनाया मोनेरा। मोनेरा में जिन प्रोटिस्ट में न्यूक्लियस था उसको अलग किया गया मोनेरा से। मतलब जो जिस प्रोटिस्ट में न्यूक्लियस नहीं था, जो माइक्रोब जो इंक्लूड किए गए थे प्रोटिस्टा में, तो जो प्रोटिस्टा जिसमें न्यूक्लियस नहीं था उसको मोनेरा में एक छोटे से सब ग्रुप में इंक्लूड किया गया मोनेरा में। तो न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट को अलग किया गया मोनेरा से, ठीक है। तो दिस मोनेरा इट इंक्लूड ओनली ए न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा या ए न्यूक्लिएटेड माइक्रोब, ये इसमें इंक्लूड किए गए। अच्छा, फिर हमारे पास 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड एक टेक्सोनमिस्ट था, इनने एक काम किया। 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने हर्बर्ट कॉपलैंड इनने काम किया। इन्होंने जो प्रोकैरियोट था, जो मोनेरा था, उसको किंगडम स्टेटस दे दिया। क्योंकि इससे पहले जो हमने जो अभी पढ़ा हैकल ने मोनेरा को प्रोटिस्टा का एक सब ग्रुप कंसिडर किया गया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मोनेरा था या जो प्रोकैरियोट्स थे, इट वाज एलिवेटेड एज अ किंगडम स्टेटस, उसको किंगडम स्टेटस दिया गया। तो मोनेरा जो है इसको सेपरेट किंगडम की इंक्लूड किया गया। तो 1938 में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो थ्री किंगडम में चेंज हो गया। मतलब प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा में। फिर उसके बाद 1961 में
1961 में या 1959 में रॉबर्ट विटैकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ही proposed a 5 kingdom क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो 5 किंगडम थे, इट इंक्लूड मोनेरा, इट इंक्लूड प्लांटी, मतलब मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा और फंजाई। तो ये 5 किंगडम प्रपोज किया गया, ठीक है। अब ये जो 5 किंगडम प्रपोज किया गया, अगर हम इसको देखें तो जितने भी माइक्रोब्स थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, वो मोनेरा में इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो ये इसकी टेक्सोनॉमी थी, मतलब इसकी किसकी, प्रोकैरियोट्स की। अब हम आते हैं प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, मतलब हाउ इसकी जो सब ग्रुप्स है वो कैसे मतलब क्लासीफाई किए गए, ठीक है। अच्छा, ये बात याद है कि अब हम आएंगे प्रोकैरियोट की क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि किंगडम प्रोकैरियोट जो है इसको दोबारा थोड़ा सा इसको क्लासीफाई किया गया। वो इस तरह किया गया ना कि 1970s में कार्ल वूस एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंगडम से ऊपर एक सुपर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। मतलब उस सुपर किंगडम को नाम दे दिया डोमेन, मतलब जो किंगडम स्टेटस था उसको सुपर किंगडम में चेंज किया, डोमेन में। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ सुपर किंगडम। और 3 डोमेन प्रपोज किए गए, मतलब वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दोबारा 3 किंगडम में चेंज हो गया। 1 डोमेन इज एक्चुअली कॉल्ड एज आर्किया या आर्किया बैक्टीरिया, लेकिन इसको अब आर्किया कहते हैं। दूसरा जो डोमेन प्रपोज किया गया, इट वाज कॉल्ड एज अ यू बैक्टीरिया। और जो तीसरा था, दैट इज कॉल्ड एज अ यूकेरिया। यूकेरिया मीन यूकेरियोट्स। मतलब ये है ना कि जो किंगडम प्रोकैरियोट था उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, 2 सुपर किंगडम में डिवाइड किया गया। वन इज आर्किया एंड द यू बैक्टीरिया। उसकी वजह ये थी ना कि प्रोकैरियोट के जो 2 डोमेन इसलिए इंक्लूड किए गए क्योंकि इन 2 ग्रुप्स में, ये दोनों पहले प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में शामिल इंक्लूड किए गए थे, लेकिन इन 2 ग्रुप्स को 2 डोमेन में, इस प्रोकैरियोट को 2 डोमेन में इसलिए डिवाइड किया गया कि आर्किया और बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मतलब पाई गई, आइडेंटिफाई किए गए। मेनी डिफरेंसेस इसमें आइडेंटिफाई किए गए और उस डिफरेंसेस के बेसिस पर इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इसको डिवाइड किया गया 2 डोमेन में, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया में। यूकेरियोट्स में हमारे पास जो रिमेनिंग ग्रुप है लाइक प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये इसके सब ग्रुप है। प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये सब इसके सब ग्रुप्स है किसके, यूकेरिया के। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है ये हमारे पास क्या है, दीज आर यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिए एमसीक्यूज के लिहाज से कि ये जो 2 ग्रुप की मतलब प्रोकैरियोट्स की जो 2 ग्रुप में क्लासिफिकेशन की गई है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पर की गई है, मतलब राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस पर। दिस क्लासिफिकेशन, it is classified on the basis of ribosomal RNA सीक्वेंसेस। मतलब बैक्टीरिया और आर्किया के राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस में डिफरेंस पाई गई, तो इसकी वजह से इन दोनों को डिफरेंट ग्रुप कंसिडर किया गया एंड इट वाज क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। नाउ अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं
कि ये जो आर्किया और जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। उसके डिफरेंसेस की तरफ आते हैं पहले। नाउ आर्किया एंड यूबैक्टीरिया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, दीज टू डोमेन्स। मतलब जो कालबूस ने मालूम की गई वो कौन सी डिफरेंसेस थी। एक तो ये डिफरेंस मालूम किया गया कि जो आर्किया है इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो लिपिड्स होते हैं, उस लिपिड्स में हमारे पास जो फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक ऐसा अनयूजुअल लिपिड होता है इसमें जो इसको अलाउ करता है कि ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सके। मतलब these lipids are quite different from the lipids present in the cell membrane of the eukarya, eubacteria, उससे ये डिफरेंस होते हैं। अच्छा, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन के चेन के साथ लिंक होते हैं थ्रू ईथर लिंकेज। मतलब इसके लिपिड्स में जो लिंकेज होता है वो ईथर लिंकेज होता है, वो ईस्टर नहीं होता जिस तरह हम बैक्टीरिया के उसमें होता है। तो इसमें जो लिपिड में जो लिंकेज होता है वो कौन सा होता है, वो ईथर लिंकेज होता है, विच इज़ नॉट ईस्टर लिंकेज, क्योंकि इसके लिपिड, इसके सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइसोल नहीं हो, वो जो फैटी एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उस लिपिड्स से जो फैटी एसिड यू बैक्टीरिया में होते हैं। इस तरह इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड्स है, that lipids have ester linkage। जो ग्लाइकोल और फैटी एसिड वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। ये इसमें यह डिफरेंसेस हो गया। इसी तरह ठीक है, इसी तरह आर्किया का जो सेल वॉल है, इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, नो पेप्टाइडोग्लाइकेन, नो म्यूरिन, ये एक डिफरेंसेस है। इसमें जो सब्सटेंसेस होती है ना उसको कहते हैं सूडोम्यूरिन, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द म्यूरिन, उसको कहते हैं सूडोम्यूरिन। मतलब वो जो सूडोम्यूरिन होता है ना, इसमें अमूमन तौर पर ये एक पॉलीसेक्राइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इट इज़ एक्चुअली, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एमाइनो एसिड्स के साथ लिंक्ड होते हैं। मतलब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है दे आर लिंक्ड विद द एमाइनो एसिड्स, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये एक डिफरेंस हो गया इसमें। तीसरा डिफरेंस आर्किया और बैक्टीरिया में ये है, एक डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस हो गया, एक सेल वॉल में भी डिफरेंस हो गया। इस तरह आर्किया और बैक्टीरिया में एक डिफरेंस ये है कि अमूमन तौर पर इसका जो आरएनए सीक्वेंसेस होती है, लेट्स से अगर हम इसका राइबोसोमल आरएनए देख लें, मतलब जिस बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी, तो फॉर एग्जांपल इनके राइबोसोमल आरएनए में टोटल 1500 लेट्स से न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स है। इस 1500 न्यूक्लियोटाइड में अगर आप पोजीशन नंबर 910 पे आते हैं तो वहाँ जो सीक्वेंस आपको नज़र आती है वो ऐसे होती है हमारे पास, लाइक दे आर लाइक ए सी यू ए जी। लेकिन अगर यही आरएनए आप उसमें देख लें, राइबोसोमल आरएनए उसमें जितने भी, उसमें भी बैक्टीरिया में,
तो वो वहाँ हमारे पास क्या होते हैं सीक्वेंसेस, AAACU, और यहाँ डिफरेंसेस है CUC है यहाँ, और यहाँ हमारे पास AAA। तो देखिए इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो CUU है और यहाँ CUC है, इस पे यहाँ डिफरेंसेस हमारे पास पाई जाती है आर्किया और यू बैक्टीरिया में। ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी याद रखें कि आर्किया जो होते हैं इसमें अमूमन तौर पर स्पोर्स नहीं बनते, ये बात याद रखें। ये पैरासाइट भी नहीं है, ठीक है, ये स्पोर नहीं बनाते, नो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बात याद रखें कि दे आल्सो, इसमें स्पोर्स भी बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी होती है, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब पैरासाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अमूमन तौर पर ये जो है, ये इसमें कुछ डिफरेंसेस मौजूद है आर्किया में। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि आर्किया में एक और डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो मैसेंजर आरएनए होता है, मतलब जो जीन्स होता है इसमें, इसकी जीन्स में एंट्रॉन्स मौजूद है, एंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और बैक्टीरिया में एंट्रॉन्स जो है उसकी जीन्स में क्या है, एब्सेंट है। एंट्रॉन जो है ये एक्चुअली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो प्रोटीन्स के बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये वो सीक्वेंसेस है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ये एमआरएनए में भी आ जाती है ये सीक्वेंसेस, और फिर इस सीक्वेंसेस को कहते हैं एंट्रॉन। ये फिर रिमूव की जाती है क्योंकि इससे प्रोटीन नहीं बनता इन सीक्वेंसेस से। जिन सीक्वेंसेस से प्रोटीन बनता है उसको एक्सॉन्स कहते हैं। लेकिन ये सीक्वेंसेस एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स में लाइक बैक्टीरिया में ये नहीं है, सिर्फ आर्किया में मौजूद है। तो आर्किया ज़्यादा रिजेंबलेंस जो है ना, फॉर एग्जांपल ये उसके साथ शो करता है, यूकैरियोट के साथ, उसके साथ भी रिजेंबलेंस शो करता है। लेकिन तो ये हमारे पास आर्किया की और बैक्टीरिया की कुछ डिफरेंसेस है। अब आर्किया जो है ये हमारे पास दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। आर्किया के दो मेन ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया की तरफ हम बाद में बातें हैं। आर्किया जो है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वन ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड एज ए एक्सट्रीमोफाइल एंड द सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ मेथेनोजन। ये दो ग्रुप है आर्किया के, एक्सट्रीमोफाइल एंड मेथेनोजन। एक्सट्रीमोफाइल वो होते हैं जो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसमें आर्किया एग्जिस्ट करती है, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है एक एरिया में तो वहाँ ये सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सट्रीमोफाइल है ये फिर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द टॉलरिटी के बेसिस पर जो जिस कंटेंट को ये टॉलरेट करते हैं, जहाँ ये सर्वाइव करते हैं, उस टॉलरिटी कंटेंट के बेसिस पर इसके फर्दर दो ग्रुप है। मतलब ए एक्सट्रीमोफाइल जो है they are divided into two groups. One group is actually called as an extreme thermophile and the second group is called as an extreme halophile. ये दो ग्रुप्स है। मतलब एक्सट्रीम थर्मोफाइल वो है, वो आर्किया है, वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर होता है। मतलब दे आर फ्रॉम इन अ हॉट वाटर इन्वायरमेंट, मतलब जो बॉइलिंग वाटर होता है उसमें, चूँकि जो मतलब मोस्ट ऑर्गेनिज्म बॉइलिंग वाटर में सर्वाइव नहीं करते, लेकिन ये आर्किया जो होते हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो बॉइलिंग वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे आर फाउंड इन इसका जो टॉलरेबल टेम्परेचर है ये 90 से लेके 121 डिग्री सेल्सियस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो एरिया जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है पानी का, तो उस एरिया में मतलब ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं आर्किया एक्सट्रीम मतलब हेलो जो थर्मोफाइल है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में उसके बॉटम में जो टेम्परेचर होता है, पैसिफिक ओशन का बॉटम जो होता है उस एरिया में ये जो है ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जांपल्स है उसका एग्जांपल उसका नाम है पायरोलोबस।
इसको गीज़र आर्किया भी कहते हैं, मतलब जो गीज़र में जो हॉट पानी होता है उसमें भी ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम हेलोफाइल वो आर्किया विच आर फाउंड इन हाई सॉल्ट कंटेंट एरिया, मतलब वो पानी जिसमें वाटर और जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल मेरीन वाटर में जितना सॉल्ट होता है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा सॉल्ट इसमें एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी जो वो हैबिटाट होती है वो डेड सी है। आपने डेड सी का नाम सुना होगा, ये ईस्ट जॉर्डन की तरफ है और इसराइल उसके दरमियान जो है ये मौजूद है। उस एरिया में अगर आप देखिए, अगर आप उसको देख लें तो उस एरिया में उसमें आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव मतलब एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय इस आर्किया के। मतलब एक ऐसा एरिया है, इसको डेड सी इसलिए कहते हैं कि देयर इज़ नो लाइफ एग्जिस्ट हेयर इन डेड सी, बस बट देयर इज़ अ आर्किया विच आर फाउंड इन द एक्सट्रीम मतलब हेलोफाइल एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम हेलोफाइल मीन दे आर फाउंड इन अ हाई सॉल्ट कंटेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वहाँ ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास होलो बैक्टीरियम हेलोबियम है। होलो बैक्टीरियम होलोबियम, ये हमारे पास इसका एग्जांपल एक्सट्रीमोफाइल की। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप है आर्किया का। जो सेकंड ग्रुप है आर्किया का उसका नाम है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस वो आर्किया है जो जिसको मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया कहते हैं। मतलब ये जो आर्किया है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। उसके साथ एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मीथेन गैस है इसको बायोगैस भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेथेनोजन आर्किया, ठीक है। अच्छा, इसका जो हैबिटाट है इस मेथेनोजन का, ये अमूमन तौर पर स्वैम्प्स एरिया में पाए जाते हैं। मतलब ये स्वैम्प्स एरिया या जो इंटेस्टाइन होता है कैटल्स का या इवन ह्यूमन का इंटेस्टाइन में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ एन एरोबिक एनवायरनमेंट होता है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं आर्किया। तो एन एरोबिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या कहते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया होते हैं। तो ये हमारे पास मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मेथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम। मेथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम, ये हमारे पास वो आर्किया है जो मेथेनोजेंस एग्जिस्ट करते हैं, मेथेनोजन के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। तो ये दिस इज़ अबाउट द आर्किया। थोड़ी सी, क्योंकि आर्किया जो है इसके बारे में नॉलेज कम अवेलेबल है बिकॉज इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी क्लासिफिकेशन भी मतलब इसको जो ये क्लासिफाई किया गया है ये भी आरएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, मतलब इसकी आइसोलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। दैट्स वाई दे आर, इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं बैक्टीरिया की तरफ आते हैं कि बैक्टीरिया जो है जो यू बैक्टीरियम, जिसको जो सेकंड ग्रुप है यू बैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिए, जो बैक्टीरिया है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा कि जो सबसे पहला माइक्रोब जो डिस्कवर किया था किया गया था वो एंटन वॉन लीवर ने 1674 में किया था, उसको नाम एनिमल किल किया था, तो वो सबसे पहला माइक्रोब था। तो इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैक्टीरिया विच वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि बैक्टीरिया की अभी तक 6300 स्पीशीज़ जो है ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, मतलब ये आर क्लासिफाइड। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किसके थ्रू हुई है, दैट इज़ बाय पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक मेथड, इसके थ्रू इसको क्लासिफाई किया गया है 6300 स्पीशीज़। इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन अभी तक जो है ये क्लासिफिकेशन इसकी हो चुकी है। अच्छा,
बैक्टीरियम का जो टर्म है ये 1882 में एरनबर्ग ने यूज़ किया था. एरनबर्ग वाज द फर्स्ट हु यूज द टर्म बैक्टीरियम, एंड बैक्टीरिया मीन्स स्मॉल स्टफ. ठीक है, स्मॉल स्टफ या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये एरनबर्ग ने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था. अच्छा सॉरी, इसका नेम सजेस्ट किया था. ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसकी जो हैबिटाट है, मतलब ये इसका हैबिटाट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. मतलब ये हर किस्म के हैबिटाट में पाए जाते हैं. मतलब ये एयर में पाया जाता है, ये वाटर में पाया जाता है. ठीक है, ये हमारे पास वाटर के अलावा ये सॉइल में, ये फूड में एग्जिस्ट करता है, ये ग्लेशियर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, मतलब जहाँ लाइफ पॉसिबल है, जहाँ लाइफ अवेलेबल है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जिस्ट करते हैं. बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, बॉडी के बाहर भी, उसके सरफेस पर भी एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स के बॉडी के बाहर भी. ठीक है ना, और हॉट स्प्रिंग्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इसका हैबिटाट है. ठीक है, अच्छा, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासीफाई हुआ है और इसके कौन कौन से कितने ग्रुप्स हैं. ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिए, बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुई है. तो डिफरेंट करेक्टर्स के बेसिस पर हुई है, ये बात याद रखिए. दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब सेल वॉल टाइप कैसा है बैक्टीरिया में, एक ये मेथड है. इस तरह मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर कि ये कैसे मतलब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन एरोबिकली करते हैं या एन एरोबिकली करते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में. दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कैसे करते हैं, आल्सो ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशनल करेक्टर. ठीक है, आल्सो ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजिकल करेक्टर. ठीक है, और मतलब डिफरेंट जेनेटिक, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक करेक्टर. ठीक है, इस बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया गया है. तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है. अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन इसकी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है. दे आर डिवाइड इनटू